हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की ट्राइब्स के बारे में और हमने भूटिया, राजी, बुक्सा और जौनसारी ट्राइब्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन पिछली वीडियोस में कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी थारू जनजाति के बारे में जो कि उत्तराखंड की हमारी लास्ट जनजाति होगी। और जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ते हुए आए हैं कि थारू जनजाति क्या है, उत्तराखंड की लार्जेस्ट ट्राइब है, यानी कि पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन सी ट्राइब की है, आपकी थारू जनजाति की है। थारू टॉप में आती है, उसके बाद आपका जौनसारी, देन बुक्सा, फिर भोटिया, उसके बाद राजी जनजाति हमको यहाँ इस प्रकार से इनका लाइनअप हमको देखने को मिलता है। तो आज हम थारू जनजाति के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे, जितने पॉसिबल उनके फैक्ट्स है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उन पे हम क्या करेंगे, डिटेल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि थारू जनजाति क्या है, उत्तराखंड की लार्जेस्ट ट्राइब है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। अब देखते हैं कि इनका एरिया कहाँ है, ये किन किन एरियाज में रहती है। तो थारू जनजाति जो है वो मेनली हमारा यूएसएन जो उधम सिंह नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उधर ये क्या करती है, आपका मोस्टली इनकी पॉपुलेशन वहीं हमको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, खटीमा, सितारगंज, किच्छा, नानकमत्ता और बनबसा, यही इनका क्या है, मेनली एक पॉपुलेशन जो इनकी बस्ती है वो इन्हीं इलाकों पे सबसे ज्यादा हमको मैक्सिमम पाई जाती है। और ये आप ये देख होंगे कि कुमाऊं क्षेत्र में ही क्या है, ये फैली हुई जनजाति है। गढ़वाल में इसका बहुत कम हमको परिवार देखने को मिलते हैं। तो 141 गांव इनके कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, खटीमा, सितारगंज, किच्छा, नानकमत्ता और बनबसा में हमके इनको 141 गांव देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक हम सारे जनजातियों में जो देखते हुए हैं कि वो किस वंश को मानते हैं या किनको अपना पूर्वज मानते हैं, तो ये किरात वंश अपने आप को मानते हैं, यानी कि किरात वंश से क्या मानते हैं, अपने आप को रिलेट करते हैं। और ये सिसोदिया वंश से अपने आप को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। उसमें भी जो पुरुष होते हैं, युवा जो हैं, पुरुष में भी जो युवा हैं, वो अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं, आपका महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। और जो महिलाएं हैं वो अपने आप को रानी पद्मावत, जिन्होंने जौहर किया था, तो उनका वंशज ही खुद को मानती हैं। ठीक है, पुरुष किसको अपना वंशज मानते हैं, महाराणा प्रताप को, और महिलाएं आपका रानी पद्मावत को मानते हैं। और होली अगर इनको देखा जाए, पूरी थारू जनजाति के बारे में अगर देखा जाए, तो किरात वंश और सिसोदिया वंश से खुद को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि किरात वंश और सिसोदिया वंश को ही अपना क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हमने कल जौनसारी ट्राइब में देखा था कि वो 3 भागों में विभाजित थे, खसास, कारीगर और हरिजन खसास, तो उसी प्रकार से ये लोग भी 5 सेक्शन में यहाँ पे क्या है, विभाजित है। ठीक है, कितने सेक्शन में, 5 सेक्शन में विभाजित है। जो इनका एरिया है, खटीमा, सितारगंज, किच्छा, नानकमत्ता, इन इलाकों में कितने सेक्शन में बटे हुए हैं, आपके 5 सेक्शन में ये लोग बटे हुए हैं। उनमें से पहला सेक्शन है आपका बड़वायक, उसके बाद बट्टा, उसके बाद रावत, उसके बाद वृत्तिया और उसके बाद उल्टावा। उल्टावा, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट के 4 हमें देखने को मिल रहे हैं, बड़वायक, बट्टा, रावत और वृत्तिया, ये सब क्या करते हैं, सिमिलैरिटी के साथ रहते हैं। मतलब जितने भी डिसीजन होते हैं या जो कुछ भी इनकी कम्युनिटी में होता है, उन सबको ये क्या करते हैं, मतलब इनका जो रहना सहना है, खाना पीना, वो मैक्सिमम तौर पे क्या होता है, सेम होता है। लेकिन उल्टवा क्या होता है, ये थोड़े से क्या होता है, इनसे थोड़े से भिन्न होते हैं, यानी कि इनसे थोड़े से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारी फैमिली होती है, जैसे कोई एक फैमिली डिसीजन लेना है, तो अधिकांश लोग, 90% लोग अगर किसी डिसीजन पे अगर पहुंच चुके हैं, तो एक व्यक्ति परिवार में ऐसा होता है जो क्या करता है, उस फैसले को क्या नहीं करता है, इनकार करता है उससे, मतलब उससे सहमत नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो इनकी ये शाखा है उल्टा वाली, तो इसका इनका रोल यही रहता है कि ये क्या करते हैं, थोड़ा सा असहमति जताते हैं किनसे, जो बाकी बची हुई हमारी क्या है, ये इनकी शाखाएं हैं, इनसे ही क्या करते हैं, असहमति असहमति यहाँ पे दिखाते हैं, यानी कि थोड़े से भिन्नताएं हमें इनमें देखने को मिलती है। जैसे कि उनके नाम से ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि उल्टा हवा, यानी कि थोड़ा सा विपरीत ये लोग क्या करते हैं, इनसे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें देखने को मिलता है, वो है इनकी विवाह रीति। ठीक है, जौनसारी और थारू ट्राइब और भोटिया ट्राइब, ये 3 ट्राइब जो है, कौन कौन सी, आपका भोटिया, जौनसारी और आपका कौन सा, आपका ये थारू, इनकी जो विवाह हम पढ़ते हैं ना, जितने भी टाइप के हमने विवाह देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे कई क्वेश्चन हमको प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमको देखने को मिले हुए। ठीक है, तो इनके जो विवाह है, हमको बहुत अच्छे से आपको क्लियर हम
हमने जितनी भी वीडियोज़ पहले पढ़ी हैं, उनमें एकदम डिटेल में डिस्कशन करा है इनके विवाह के बारे में। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो कौन-सी वि किसके बारे में करेंगे, थारू में जो विवाह होते हैं, उसमें। देखिए, थारू में विवाह तो एक बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके 4 स्टेप होते हैं हर विवाह के, ठीक है? कितने स्टेप होते हैं आपके? 4 कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं, ठीक है? अब इसमें जो शादी करवाता है, जैसे हमेशा हमें एक बिचौलिया देखने को मिलता है, यानी कि मध्यस्थ जो होता है, मीडिएटर जो होता है, हमें वो शादी के दौरान देखने को मिलता है, ठीक है? तो उस मध्यस्थ को ये लोग क्या बोलते हैं? मस्त मस्पतिया, क्या बोलते हैं ये? मस्पतिया बोलते हैं। किसको? जो मध्यस्थ मीडिएटर होता है, यानी कि जो शादी करवाते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष को मिलवाते हैं, उसको ये लोग क्या बोलते हैं? मस मस्पतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्पतिया, ठीक है? मध्यस्थ को क्या बोलते हैं? मस्पतिया। जो शादी करवा रहा है, बीच का जो व्यक्ति होता है, जो 2 पक्षों को मिलाता है, उसको क्या बोला जाता है? मस्तपिया बोला जाता है, ठीक है? मस्पतिया, सॉरी। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप इनकी शादी का होता है, उसको बोलते हैं अपना पराया, और अपना पराया इज़ अ सगाई, ठीक है? अपना पराया क्या होती है इनकी? सगाई होती है, ठीक है? जब अगर ये सगाई लड़का-लड़की तो सब कुछ हो चुका है, अगर ये सगाई क्या हो जाती है, एक प्रकार से पूरी हो जाती है, तो इसमें राम-राम समधी करके, राम-राम समधी करके एक दूसरे को क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है, और सबसे पहले जो वर पक्ष की वधू की जो मम्मी होती है, वो सबसे पहले वधू जो वर होता है, वर पक्ष के जो पिता होते हैं या कोई भी पुरुष हमें देखने को मिलते हैं वर पक्ष से, उसके क्या करते हैं? पैर को छू के क्या बोला जाता है आपका? राम-राम समधी बोला जाता है। राम-राम समधी बोलने के बाद ही सगाई की रस्म को क्या बोला जाता है कि पूरी हो गई है। और इस सगाई की रस्म को ये लोग बोलते क्या हैं? अपना पराया बोलते हैं, ठीक है? अपना पराया क्या है? सगाई की रस्म है, और राम-राम समधी करके इसको क्या किया जाता है? एकदम डील यहाँ पे जो मतलब लास्ट इनका जो निष्कर्ष निकलता है कि अब सगाई हो गई है, तो अब शादी हम करेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है? राम-राम समधी कह के बोला जाता है। और राम-राम समधी कौन बोलता है? दुल्हन की माँ किसको बोलती है? दूल्हे के पिता को बोलती है पैर छूने के बाद, ठीक है? अब देखिए, जो दूसरा स्टेप होता है, वो है आपका बात कट्टी, और बात कट्टी है कि डेट फिक्स होगा इसमें। इसमें क्या होगा? आपकी डेट फिक्स होगी। अब शादी से 10-15 दिन पहले मतलब सगाई के बाद क्या होती है? डेट फिक्स होती है, ठीक है? उसको क्या बोला? डेट फिक्स। शादी की जो डेट फिक्स करने की जो तिथि है, यानी कि जो भी पंचांग गंजांग देख के जो भी एक शादी की डेट निकलेगी, उसको क्या बोला जाता है? आपका बात कट्टी बोला जाता है। और बात कट्टी में क्या होता है? डेट फिक्स करी जाती है। और जब डेट फिक्स हो जाती है, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि 5 प्रकार के कपड़े, दही और मछली और घड़ा इसमें दिया जाता है एक प्रकार से, ठीक है? मतलब ये शादी वाले दिन भी आप दे सकते हैं, या जिस दिन बात कट्टी हो रही है या डेट फिक्स हो रही है, उस दिन भी आप दे सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? एज़ अ जेस्चर गिफ्ट में देते हैं, या शादी वाले दिन भी दे सकते हैं, या बात कट्टी वाले दिन भी ये दे सकते हैं, ठीक है? मोस्टली ये शादी वाले दिन ही दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका विवाह। अब देखिए, सगाई होगी, डेट फिक्स हो गई, अब उसके बाद क्या होगा? विवाह होगा, ठीक है? तो विवाह जो नॉर्मल होता है उसी प्रकार से बिल्कुल जो आँचल विवाह होता है, पंडित जी को बुला के 7 फेरे होते हैं, लेकिन उनके 7 फेरों वाली जो रस्म होती है उसको क्या बोलते हैं? भौरी बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? 7 फेरों वाली रस्म को भौरी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन इस पे एक कैच है। अब क्या होता है? जैसे शादी हो गई, वर-वधू ने एकदम पूरा रिचुअल के साथ शादी-वादी कर ली, तो अब जब विदाई होती है किसकी? आपकी वधू की, दुल्हन की जब विदाई होती है, तो वो सिर्फ़ 1 दिन के लिए क्या करती है? अपने ससुराल जाती है। जैसे शादी वाले दिन मान लीजिए मंडे को शादी है, तो मंडे को शादी हुई, तो मंडे की रात को ही दुल्हन वहाँ रहेगी, और फिर ट्यूसडे को नेक्स्ट डे ही क्या कर लेगी? अपने भाई और पापा के साथ वापस अपने ससुराल आ जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट डे ही क्या कर लेगी? वापस अपने ससुराल आ जाएगी, यानी कि शादी के अगले दिन ही शादी के वधू कहाँ जाती है? मायके आ जाती है, ठीक है? मायके आके क्या हो जाती है? फिर वो मतलब एक ही दिन के लिए कहाँ जा रही है? एक ही दिन के लिए अपने ससुराल जा रही है, ठीक है? उसके बाद वो 2 से 3 महीना कहाँ रहती है आपका? अपने मायके में ही रहती है। ठीक है? शादी के अगले दिन ही वापस अपने मायके आ जाएगी, और कितने महीने रहेगी? 2 से 3 महीने तक कहाँ रहेगी? अपने मायके रहेगी। फिर 2 से 3 महीने रहने के बाद जब वो वापस अपने ससुराल जाती है परमानेंटली, उस प्रथा को बोला जाता है चाली। उस प्रथा को क्या बोला जाता है? उस स्टेप को क्या बोला जाता है? चाली बोला जाता है। तो चाली के अंदर क्या होता है? 2 से 3 महीने बाद स्थायी रूप से, यानी कि परमानेंटली अब वो कहाँ चली जाएगी? अपने पति के घर चले जाएगी। ठीक है? तो इस प्रकार से इनकी शादी क्या होती है? यहाँ पे इनकी शादी की जो रिचुअल्स हैं ये कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? अपना पराया, यानी कि सगाई इसमें होती है, और इसमें क्या बोला जाता है? राम-राम समधी बोला जाता है। फिर उसके बाद शादी की डेट फिक्स होती है, जिसको बोला जाता है आपका बात कट्टी। क्या बोला जाता है? बात कट्टी बोला जाता है। इसमें क्या होती है? शादी की डेट फिक्स होती है, और इसमें क्या होता है? 5 प्रकार के कपड़े, दही, मछली और घड़ा, जो पानी भरने वाला घड़ा होता है, वो दिया जाता है। और ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि उसी दिन दिया जाएगा, ये आप शादी के दिन भी दे सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है डी-डे, यानी कि शादी। शादी नॉर्मल तरीके से होती है, बस 7 फेरों वाली जो रस्म होती है उसको ये बोलते हैं भौरी।
और उसके शादी के अगले दिन ही क्या करती है वधू अपने मायके चली जाती है अपने भाई और पिता के साथ, ठीक है? उसके बाद फिर मायके में ही रहती है कितने महीने तक? 2 से 3 महीने तक मायके में ही रहती है। फिर 2 से 3 महीने मायके में रहने के बाद जब वो परमानेंटली कहाँ चली जाती है? अपने पति के घर चली जाती है, तो उस रिचुअल को ये लोग क्या बोलते हैं? चाली बोलते हैं। तो इस प्रकार से इनकी शादी क्या होती है? कंप्लीट यहाँ पर होती है इन 4 स्टेप के साथ, ठीक है? होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है? उसके बाद इनमें अलग प्रकार के विवाह भी होते हैं, जैसे बदला विवाह हमें देखने को मिलता है, ठीक है? कि जैसे बदला विवाह मान के चलिए कि आपके बड़े भैया हैं, उनकी शादी एक लड़की से हुई, तो अब उनकी कोई बहन होगी, तो आप अपने छोटे भाई की शादी उससे करेंगे। तो इस प्रकार से बदला विवाह यहाँ होता है, ठीक है? और उसके बाद कन्या अपहरण विवाह, ये पहले के ज़माने में देखा जाता था, अब मोस्टली इसको क्या नहीं किया जाता है, प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। और एक प्रकार का 3 गाड़ी विवाह भी इनके उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है? और महिला को ये लोग शादी के बाद क्या बोलते हैं? संगन बोलते हैं, और पुरुष को क्या बोलते हैं? आपका दिलबर से ये क्या कहते हैं फिर बुलाते हैं, ठीक है? महिला को संगन बोला जाता है और पुरुष को क्या बोला जाता है शादी के बाद? दिलबर बोला जाता है, ठीक है? उसके बाद विडो मैरिज इनके उस पे क्या है? अलाउ है। विडो मैरिज इनके उसमें क्या है? अलाउ है। और 2 प्रकार के हमें विवाह देखने को मिलते हैं, एक है चुटकुटा, एक है उठान, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये 2 प्रकार के क्या हैं आपके विडो मैरिजेज हैं, एक है चुटकुटा, एक है उठान। इसमें क्या होता है, एक में जो पति है महिला का, वो रहने आता है महिला के साथ उसी के घर में, ठीक है? यानी कि कोई अगर विडो वुमन है, उसको अगर शादी करनी है, तो वो खुद पति को लेके आएगी अपने ही घर में। और दूसरा प्रकार का विवाह क्या होता है कि विडो जो महिला है वो खुद जाएंगी अपने दूसरे पति के घर में। तो इस प्रकार से चुटकट और उठान क्या है आपके विडो मैरिज के क्या है? 2 प्रकार के टाइप है, किसमें आपके थारू ट्राइब में। और विडो मैरिज यहाँ क्या है? अलाउ है। और जब विडो मैरिज कोई महिला करती है, विडो मैरिज कोई महिला जब करती है, तो उसको एक पार्टी करानी पड़ती है, भोज कराना पड़ता है, जिसका नाम क्या है? लठ भरवा भोज। कौन-सा भोज? लठ भरवा भोज। उसको पार्टी करानी पड़ेगी अपने पूरे समाज को, ठीक है? और ये कौन कराएगी? लड़की कराएगी। जो विडो महिला है, जब उनकी शादी हो जाती है, तो उनको क्या कराना पड़ता है? लठ भरवा भोज कराना पड़ता है। और 2 प्रकार की जो विडो मैरिजेज़ है, वो क्या है? चुटकुटा और उठान प्रकार की 2 विडो मैरिज हमको यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ एक और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ तलाक जो है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? वुमेन्स के द्वारा दिया जाता है, और उसको क्या बोला जाता है? उरारी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है आपका? उरारी बोला जाता है। उरारी क्या है? ये तलाक है, डिवोर्स का एक सिस्टम है, जो किसके द्वारा दिया जाता है आपका? वुमेन्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से इनके मैरिज सिस्टम 4 स्टेप में होते हैं। अपना पर्याय बात करती है विवाह और चाली। और उसके बाद अलग प्रकार के विवाह हमें देखने को मिलते हैं। बदला विवाह, कन्या अपहरण और 3 काठी विवाह। महिला को ये लोग संगन बोलते हैं शादी के बाद, पुरुष को दिलबर बोलते हैं। विडो मैरिज का यहाँ प्रैक्टिस देखने को मिलता है, जो कि चुटकुटा और उठान हमें 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। और शादी के बाद महिला को एक भोज कराना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? लठ भरवा भोज बोलते हैं। और इनमें तलाक, डिवोर्स का भी क्या है? एक सिस्टम है, जो कौन देती है? वुमेन्स देती है, उसको क्या बोलते हैं? उरारी बोलते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से इनका जो हमें विवाह वाला सेक्शन है, हमने एकदम डिटेल में डिस्कशन कर लिया। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है? उसके बाद हम इनके सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? अब जो इनकी सोसाइटी है, वो मातृसत्तात्मक है, ठीक है? मातृसत्तात्मक यानी कि महिला प्रधान है, ठीक है? क्या है? मैटरनल इनकी क्या है? सोसाइटी है, यानी कि मातृ प्रधान यहाँ पे है। महिलाओं का यहाँ पे ज़्यादा योगदान है, ठीक है? महिलाओं का यहाँ पे ज़्यादा योगदान है, ठीक है? और इनके उसमें जो फैमिली है, वो न्यूक्लियर और जॉइंट दोनों प्रकार की फैमिली हमें देखने को मिलती है। और इनके हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोला जाता है? गंधूर बोला जाता है। जो फैमिली का हेड होगा, उसको क्या बोला जाएगा आपका? गंधूर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गंधूर उसको बोला जाता है, ठीक है? फैमिली के हेड को, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद इनकी पंचायत होती है, और पंचायत के हेड को क्या बोला जाता है? चौधरी बोला जाता है। उसे माधेस्ट और महंतो भी बोला जा सकता है, ठीक है? चौधरी नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, और पहले ज़माने में माधेस्ट और महतो नाम से भी उसको पुकारा जाता था, ठीक है? उसके बाद उसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं, उन्हें भलमानस कहते हैं। भले मानस यानी कि ये एक मेन आपका पंचायत का जो मुखिया है वो, फिर उसके जो सबऑर्डिनेट उसको क्या बोला जाता है? भले मानस। भलमानस माने अच्छे लोग, उनको बोला जाता है, ठीक है? ये इस प्रकार से उनका होगा। और उनकी सहायता के लिए कौन? एक चौकीदार हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इनका जो पंचायत का सिस्टम है, ये वर्क करता है, ठीक है? इस प्रकार से इनका क्या करता है? पंचायत का सिस्टम वर्क करता है, जिसके हेड को चौधरी बोलते हैं। और इसमें 2 पोस्ट और होती हैं। भलमानस मल्टीपल हो सकते हैं लोग, ठीक है? एक से ज़्यादा इसमें लोग हो सकते हैं, और चौकीदार भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से इनकी सोसाइटी मातृसत्तात्मक होती है, ये हमें याद रखना है। और जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली हमें देखने को मिलती है। हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलते हैं? गंधुर बोलते हैं। चौधरी हेड ऑफ द पंचायत होता है इनका, और भले मानस उसके सबऑर्डिनेट्स, और चौकीदार फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है?
उसके बाद इनके परिधान नॉर्मल होते हैं। ये इनके बारे में हमें आपको लग रहा होगा कि थोड़ी कम-कम जानकारी देखने को मिल रही है। इसका रीज़न ये है कि देखिए पॉपुलेशन वाइज़ सबसे ज़्यादा क्या है, बड़ी जनजाति है, ठीक है? पॉपुलेशन वाइज़ हमें सबसे बड़ी जनजाति यही देखने को मिलती है उत्तराखंड में। तो अब ये क्या हो गई है ना, जनजाति इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो ये अब अन्य लोगों के साथ घुल-मिल गए हैं, ठीक है? यानी कि इनका कॉमनाइज़ेशन हो गया है लोगों के साथ, तो अब इनकी जो प्रैक्टिसेज़ थी वो हमें कम देखने को मिलती हैं, ठीक है? ये अब कॉमनाइज़ हो चुके हैं लोगों के साथ, थोड़ा सोसाइटी के साथ अपलिफ्टमेंट इनका ज़्यादा हो गया बिकॉज़ इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से इनकी जो प्रैक्टिसेज़ हैं हमें थोड़ी-सी कम देखने को मिलती है। इसलिए अपने जो ट्रेडिशनल इनके जो कपड़े हुआ करते थे, वो हुआ करते थे, उनके बारे में हमें थोड़ा-सा क्या मिलता है, कम यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है, तो इस वजह से हमें इनके बारे में थोड़ी कम जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है? तो लंगोट इनका महिला जो पुरुष हैं उनमें इनका मेन परिधान होता है और महिलाएँ जो सिक्कों की माला होती है एक प्रकार की वो पहनती हैं, ठीक है? और महिलाएँ लंबा अपना लहंगा चोली जो इनका होता है लंबा-लंबा, उस तरीके का भी जैसे जिस प्रकार से ट्रेडिशनल हमको देखने को मिलता है, तो लंबा एक लहंगा ये लोग पहनते थे, जिसको घाघरा ये लोग बोलते थे। सॉरी, घाघरा, घाघरा बोलते थे, लंबा चोगा टाइप ये होता है और लंगोट तो पुरुषों का क्या हो जाएगा, मेन परिधान ये हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से इनके ज़्यादा कपड़ों के और खान-पान के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती क्योंकि इन लोगों ने क्या कर दिया, कॉमनाइज़ेशन हो गया मतलब घुल-मिल ज़्यादा गए हैं ये और लोगों के साथ क्योंकि पॉपुलेशन वाइज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से, ठीक है? अब उसके बाद इनके क्या देखते हैं हम, आपके फेस्टिवल्स देखते हैं, ठीक है? इनके जो एक इनका बजहर त्योहार है जो मेन इनका फेस्टिवल होता है, ठीक है? उसके बाद ये होली मनाते हैं 8 दिन तक। इनकी 2 प्रकार की होली ये लोग मनाते हैं, जिंदा होली और मरी होली। इसमें एक नृत्य करते हैं जो इनका मेन डांस है, ठीक है? उसको क्या बोला जाता है? खिचड़ी नृत्य बोला जाता है। कौन-सा नृत्य, कौन-सा डांस? खिचड़ी नाच, ठीक है? और ये कब करते हैं? होली के दौरान करते हैं और होली इनका मेन त्योहार वैसे इनका बजहर त्योहार है, लेकिन होली भी ये क्या मनाते हैं, बहुत ग्रैंड तरीके से मनाते हैं और 2 प्रकार की होली मनाते हैं, जिंदा होली और मरी होली और कितने दिन तक मनाते हैं? 8 दिन तक मनाते हैं और इस होली में नृत्य करते हैं, कौन-सा? खिचड़ी नृत्य करते हैं, ठीक है? उसके बाद चावल इनका मुख्य भोजन पदार्थ है और चावल की से ही बनी एक शराब भी उनके वहाँ मिलती है, जो कि इनके सोसाइटी में क्या है काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है, ठीक है? ये हम याद रखेंगे और ये बहुत बड़े हंटर हुआ करते थे, अभी भी देखने को मिलता है प्रैक्टिस हमें इनके ट्राइब में, ठीक है? बड़े हंटर होते थे, आखेटक होते थे और आखेट करने वाला या करने की जो कला होती है इनमें जो आर्ट होती है उसको क्या बोला जाता है? खाबर बोला जाता है और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? खाबर क्या है? अगर क्वेश्चन आया खाबर व्हाट इज़ खाबर? तो आप बोलेंगे कि हंटिंग प्रैक्टिस है, किसकी? थारू जनजाति की, यानी कि जो हंटिंग प्रैक्टिस करते हैं थारू लोग उसको क्या बोला जाता है आपका? खाबर बोला जाता है और महिलाएँ अधिकतर अपने ऊपर क्या बनाती हैं? टैटू बनाती हैं और उन टैटूज़ को क्या बोलते हैं? गुदना बोलते हैं और इन टैटूज़ में मोस्टली क्या होता है आपका देवियों के क्या होते हैं? चित्र होते हैं। देवियों के या नेचर से रिलेटेड आपके क्या होते हैं? देवियों से मतलब जैसे लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, शिवजी भगवान मतलब जो गॉड्स हैं उनके टैटू हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं और नेचर से रिलेटेड हमें ज़्यादा टैटू देखने को मिलते हैं और ये महिलाओं में ज़्यादा क्या है आपका फ़ेमस है। अब ये मातृसत्तात्मक अगर समाज है, मैटरनल अगर ये क्या है सोसाइटी है तो इस वज़ह से यहाँ क्या है महिलाएँ टैटू बनाने में क्या करती हैं विश्वास करती हैं और उसको क्या बोला जाता है आपका गुदना बोला जाता है, ठीक है? और मेंस यहाँ क्या होता है ना किचन में भी अलाउ नहीं होते हैं, मेंस आर नॉट अलाउड इन किचन, ठीक है? मेंस को बिल्कुल अलाउ नहीं होता है किचन में जाना, ख़ैर अब तो ये प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा की नहीं जाती होगी लेकिन जो पहले का ज़माना था, जो ये शुरुआत में जो इनकी ट्रेडिशनल अगर बात कहें तो उस समय पे किचन में क्या नहीं था आपका अलाउ नहीं था मेंस को, ठीक है? बिल्कुल अलाउ नहीं था कहाँ किचन में, मेंस सिर्फ़ महिलाएँ क्या करती थी किचन से सारा खाना-पीना भोजन सर्व करती थी और मेंस को अलाउ नहीं था कि किचन में जाएँगे, मेंस बस शिकार करके लाएँगे और बनाने का काम जो भी किचन के अंदर सारे काम होते हैं वो कौन देखती थी? आपका महिलाएँ देखती थी, ठीक है? एक ट्रेडिशन और देखने को मिलता है हमको दिखनौर और ये विवाह से पहले की प्रथा है। अब इसका एग्ज़ैक्ट तो हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है लेकिन थोड़ा बहुत अगर इसके वर्ड्स को अगर संधि-विच्छेद करके देखा जाए तो दिखनौर यानी कि एक प्रकार से लड़का-लड़की के मिलने की मेरे ख़्याल से क्या होगी प्रथा होगी जिसमें लड़का और लड़की क्या करते होंगे एक-दूसरे को देख के क्या करते होंगे मतलब एक-दूसरे की जब लड़की देखने जाते हैं या लड़के को देखने जाते हैं तो उस वाली प्रथा को क्या बोलते हैं? दिखनौर शायद ये लोग बोलते हैं। ये कन्फर्म नहीं है, बस एक प्रकार से इसका संधि-विच्छेद करके क्या है, एक अनुमान यहाँ पे लगाया गया है कि दिखनौर क्या हो सकता है? बस ये कि विवाह से पहले की प्रथा है, तो इस वजह से भी इसको बोल दिया जाता है कि लड़का और लड़की जब एक-दूसरे से मिलते हैं तो उस प्रथा को क्या बोलते हैं आपका दिखनौर बोलते हैं, ठीक है? और ये विवाह से पहले की प्रथा है,
ठीक है, अब इनके गॉड्स के बारे में हम बात करते हैं। वैसे जो इनके कुल देवता हैं, वो हैं पछावन देवता और खड्गाभूत, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। खड्गाभूत और पछावन देवता इनके क्या है, कुल देवता है, ठीक है। जैसे कल जौनसारी के कौन थे, महासु देवता थे, तो उसी प्रकार से इनके कौन है, पछावन और खड़गाभूत देवता। और अन्य जो इनके गॉड्स हैं वो मोस्टली कौन सी है, देवियां हैं, यानी कि गॉडेसेस है, गॉडेस है, यानी कि देवियां हैं, क्योंकि इनका जो समाज है वो क्या है, मात्र सत्तात्मक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भगवान भी होंगे तो उनमें देवियों की क्या करेंगे, ज्यादा पूजा करेंगे। तो पहली जो पशुओं की देवी है, जो एनिमल से रिगार्डिंग जो देवी है, उनका नाम क्या है, डोर चांदी देवी, ठीक है। उसके बाद हमें वागेश्वरी देवी देखने को मिलती है। शिकार करने से पहले जिस देवी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और शिकार होने के बाद भी एक चढ़ावा चढ़ाते हैं ये वागेश्वरी देवी जी को, ठीक है। फिर आखरिया देवी बच्चों की सुरक्षा के लिए ये होती है। बच्चों की जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए किसकी पूजा की जाती है, आपकी आखरिया देवी की पूजा करी जाती है। फिर एक जगमथिया देवी हैं, जो फसलों की सुरक्षा के लिए उनकी पूजा करी जाती है। उसके बाद माँ शीतला देवी, चेचक की बीमारी जब होती है, यानी कि स्मॉल पॉक्स जब होते हैं, तो उसकी बीमारी से निपटने के लिए किसकी पूजा करते हैं, शीतला देवी माँ की पूजा करते हैं। अब देखिए शीतला देवी के ना दो मंदिर है, एक तो यहाँ काठगोदाम हल्द्वानी में हमें देखने को मिलता है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में काठगोदाम हल्द्वानी में, और एक टिहरी में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। टिहरी या पौड़ी में है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक हमें यहाँ भी देखने को मिलता है, टिहरी या पौड़ी में से ही किसी एक डिस्ट्रिक्ट में है माँ शीतला देवी का मंदिर। और एक तो कंफर्म है कि नैनीताल काठगोदाम में है, ठीक है, नैनीताल काठगोदाम में हमें देखने को मिलता है, नैनीताल के काठगोदाम में हमें देखने को मिलता है शीतला माता का मंदिर, ठीक है। और एक दूसरा और हमें देखने को मिलता है, वो या तो टिहरी में है या तो वो पौड़ी में है। इन दोनों में से एक डिस्ट्रिक्ट में ही वो मंदिर है, अभी कंफर्म नहीं है, मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर इसको बता दूँगा कि कंफर्म कहाँ है। लेकिन अब देखिए, मैं मानता हूँ कि जो थारू जनजाति की जो माँ शीतला देवी होंगी वो काठगोदाम वाली होंगी, क्योंकि इनका जो एरिया है वो मोस्टली कहाँ रिलाई करता है, वो यूएसएन पे रिलाई करता है, ठीक है। कहाँ, उधम सिंह नगर पे रिलाई करता है। तो उधम सिंह नगर से जो काठगोदाम की जो दूरी है वो काफ़ी कम है, तो इस वजह से ये लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ आके पूजा-वूजा करना इनके लिए ज़्यादा रिलायबल होगा एज़ कम्पेयर कि टिहरी और पौड़ी जाके करना। लेकिन एक मंदिर टिहरी और पौड़ी में भी ज़रूर है, मैं आपको ज़रूर बता दूँगा कि टिहरी या पौड़ी में से वो माँ शीतला देवी का मंदिर कहाँ है, काठगोदाम में है ये तो कन्फर्म है, ठीक है। उसके बाद हम अगली माता का देखते हैं, नगराई देवी होती है इनकी, कारो देवी, भूमिया देवी और काली देवी। इस प्रकार से ये और देवियों की भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और बलि प्रथा इनमें कॉमन है, ठीक है। बलि प्रथा इन मंदिरों में क्या है, कॉमन है, यानी कि बलि प्रथा यहाँ क्या है, कॉमन है। ये कॉमनली क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किसको, आपकी बलि प्रथा को। और कुल देवता इनके कौन से, पछावन और खड़गाभूत इनकी क्या है, आपके कुल देवता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके देवी देवताओं के बारे में भी हमने पता कर लिया। और माँ शीतला देवी का मंदिर कहाँ है, काठगोदाम में है या टिहरी पौड़ी में से भी है, ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद इनकी लैंग्वेजेस, अब ये ना मल्टीपल लैंग्वेज बोलते हैं। अब जिस प्रकार से अभी हमने एक्सप्लेन किया कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रकार से इनका क्या होगा, एरिया भी बढ़ गया होगा, लोग फिर इधर-उधर अपने रोजगार की खोज में या नई आवाज़ ढूँढने के लिए लोग फिर माइग्रेट करते हैं। तो इस वजह से इनकी जो बोलियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। उसमें से मेन जो है वो अवधी भी ये लोग बोल लेते हैं, नेपाली भी बोल लेते हैं और पहाड़ी भी ये लोग क्या कर लेते हैं, बोल लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी लैंग्वेजेज़ के बारे में भी हमने अब यहाँ पे देख लिया है। और जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे पॉसिबल होते थे हमने लगभग-लगभग सारे क्या कर लिए हैं, आप यहाँ पर अ, हमने उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो यदि कोई अगर और पॉइंट रह जाते हैं तो अगली वीडियोज़ में हम उनको बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। और इस प्रकार से हमारे यहाँ पे ट्राइब वाली जो सीरीज़ है वो अब खत्म होती है, ठीक है। हमने 5 की 5 ट्राइब को एकदम डिटेल में यहाँ पे डिटेल में हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस डिस्कस कर लिया है। तो होप सो कि आपको सब एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। यदि मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ, और जल्दी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।